बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग खैरियत से हैं? चैप्टर 1 आज आप लोगों का पूरा हो गया थ्योरी में, और अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसके देखते हैं जनाब इसके पास पेपर्स को। अच्छा, ये चैप्टर आपको पता है 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक है इसमें आइज़ा 200 का पोर्शन प्लस बेसिक्स का, और इसके साथ जो इसमें सेकंड पोर्शन है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2017। एक पोर्शन क्रैमिंग बेस्ड है, ये वाला, दैट इज़ प्योर क्रैमिंग बेस्ड। यहाँ से आप जो सवाल एक्सपेक्ट करेंगे आई कैप के अंदर वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे। और जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास सी लॉ वाला, यानी कि कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन, यहाँ से आप आई कैप में लॉजिकल सवाल हमेशा ही एक्सपेक्ट करके जाइएगा। बहुत कम है वो यहाँ से क्रैमिंग पूछता है, और अगर पूछ ले यहाँ से वो क्रैमिंग तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ की क्रैमिंग आसान है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली क्रैमिंग से। अच्छा, हमारे पास जो इस वक्त सवाल ऑन हैंड हैं वो हैं ऑटम 2009 से ऑटम 2022 तक। ऑटम 2009 से ऑटम 2022 तक। पहली बात तो ये कि ये सारे सवाल तो 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हम इसका प्लान ऑफ एक्शन करेंगे ये कि जो पिछली 10 अटैम्प्ट्स हैं, यानी कि पिछले 5 साल, अगर मैं बात करूं 2018 ऑनवर्ड्स, 18, 19, 20, 21 और 22, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक। उससे जो ऊपर सवाल हैं डेफिनेटली वो आपके पास एज एन होमवर्क गए होंगे। आप घर जाइए, सुबह की क्लास से पहले पहले उनको देखें, जहाँ पे जिस सवाल पे फंस रहे हों नेक्स्ट डे लेकर आइए, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो रादर देन के मैं सारे ही करवाऊँ, थोड़ा बहुत अब आपके ऊपर भी काम आना चाहिए। शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अच्छा, इस वक्त आइज़ा 200 के पोर्शन में हमारे पास जो सवाल ऑन हैंड सॉल्व करने वाले हैं वो हैं एक ऑटम 18 का, ऑटम 19 का, ऑटम 19 का एक और, ऑटम 20 और ऑटम 20, कुल मिला के 5 सवाल हैं जो कि इस पोर्शन से हैं, ISA 200 के पोर्शन से, बेसिक्स के ऊपर जो बात करते हैं। लें जी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑटम 2018 के पेपर का। आपका फोकस होना चाहिए इस तरफ, वो जो सीरियल नंबर आ रही है, ताकि जब आप अटेम्प्ट को देख रहे हो आपको पता हो कि किस अटेम्प्ट का कौन से वाला सवाल है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है आईकैप के पेपर में, यू हैव टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भूल जाएं, रिक्वायरमेंट से कहानी को शुरू करें। रिक्वायरमेंट क्या है? आपने जनाब एक ख़त लिखना है अपने दोस्त को, और दोस्त को ख़त लिख के उसकी मिसकंसेप्शंस को आपने रिमूव करना है। और ये जो मिसकंसेप्शंस है वो है किसकी? रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंक्लूडिंग आपने मिसकंसेप्शंस को दूर करते हुए अपनी तरफ से उसको कुछ बातें समझानी भी हैं। यू हैव टू गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। अच्छा, क्या सवाल सिंपल है? क्या सवाल सिर्फ ये कह रहा है कि आपने अपने दोस्त को उसकी मिसकंसेप्शंस रिमूव करवानी है, या कुछ और भी कहना चाह रहा है? तो सवाल को गौर से पढ़िएगा, रिक्वायरमेंट को। हाँ, वो तो देनी है, मगर क्या सवाल की रिक्वायरमेंट में कुछ आपको ड्राफ्ट उसमें ऊपर 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स तो टेस्ट किए होंगे, ये जो 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं। और उसने कहा है कि लेटर, क्या आपको लगता है कि लेटर की ड्राफ्टिंग के या लेटर की प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे? होने चाहिए, होने चाहिए, अदरवाइज वो लेटर की फरमाइश क्यों करता आपसे? अब देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इनवाइटेड इन द शेयर्स ऑफ असेंडर लिमिटेड ऑन रिसीविंग द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, on receiving the company's annual report, he made the following comments. उसने कुछ comments किए हैं। The auditor has expressed an unqualified opinion. पहली बात यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। ये unqualified opinion क्या होता है? क्या होता है? आप लोगों ने इतना तो ऑडिट पढ़ा है कि आपको पता होना चाहिए कि ये unqualified opinion किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है।
Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transactions. Majority. क्या ये बात सही है? क्या एक ऑडिटर हर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है? सवाल में क्या उसने लिखा है कि कंप्लीट 100%? उसने वर्ड यूज किया है मेजॉरिटी का। अच्छा, मेजॉरिटी को अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्या ज़हन में आता है? मेजॉरिटी कितने परसेंट होगी? 70 to 80% मेजॉरिटी। अच्छा, Therefore the financial statements are correct in all respects। वो कहता है कि जनाब चूंकि आपने मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस देख ली हैं, आपने मुझे अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कि तमाम एस्पेक्ट्स में सही बनी हुई हैं। सिंस नो कंट्रोल्ड एफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। उसने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी पे बात नहीं की, उसने कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की। क्या ये दोनों काम करना उसकी जिम्मेदारी है? क्या एक ऑडिटर कंट्रोल डेफिशिएंसी के ऊपर बात करता है? तो कौन करता है? रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन किस चीज़ का नाम है? एक उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड भी है, एक जार्गन भी है। चैप्टर 5 में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। डेफिशिएंसी लेटर और थोड़ा सा रिकॉल करें, मैनेजमेंट लेटर। ठीक है, यानी कि कंट्रोल डेफिशिएंसी के ऊपर हमारा काम नहीं है, ये काम किसका है? मैनेजमेंट का। एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैड बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। उसने ना तो कोई फ्रॉड बताया, ना उसने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी के ऊपर बात की है। आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी बिकॉज देयर इज नो रिस्क। वो कहता है कि जनाब चूंकि कोई रिस्क नहीं है तो मैं अपना सारा का सारा पैसा वहां पे लगा सकता हूं, और मैं अपने पैसे भी लूज नहीं करूंगा क्योंकि कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट वहां पे नहीं हो रहा, मैनेजमेंट भी ठीक है और कोई मिसरिप्रेजेंटेशन भी रिपोर्ट नहीं हुई। टेक्निकली ये सवाल एक मेजर एरिया को टारगेट कर रहा है। बता सकते हैं कौन सा? जो ऑडिटर के होते हैं, क्या होते हैं? क्या? एक्सपेक्टेशंस को टारगेट कर रहा है। अच्छा, और इसके अलावा कोई और मेजर कॉन्सेप्ट ज़हन में आ रहा है? सवाल पे गौर करें। स्टेक होल्डर उस पे रिलाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टेक होल्डर पे रिलाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मगर वो बातें क्या क्या कर रहा है कि जनाब अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस उसने टेस्ट की हैं, उसने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी रिपोर्ट नहीं की, कोई फ्रॉड के बारे में नहीं बताया, तो मैं अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक तो बात ये कि एक्सपेक्टेशन गैप यहाँ पे मौजूद है। एक्सपेक्टेशन गैप से ये एक और कॉन्सेप्ट भी लिंक करता है। क्या? रिस्क फ्री कर रहा है। रिस्क फ्री कर रहा है, मगर वो कॉन्सेप्ट का नाम तो बता दो। चलो ये मुझे बताओ, क्या अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने का मतलब ये है कि तमाम चीजें सही हैं? अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि जनाब हमने जितना काम किया है उतना हमें सही लगा। मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस क्या वो वेरीफाई करता है? नहीं करता। वो किस पे काम करता है? वो सैम्पलिंग पे काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी और कोई फ्रॉड की बात नहीं की गई। क्या वो ये बात करता है? नहीं करता। मैं अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूं और कोई रिस्क नहीं है कि जनाब मैं अपने पैसे खो दूंगा। आपको लगता है कि वो लिमिटेशंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात करने जा रहा है? क्या हमारा काम मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है? नहीं है। ये एक लिमिटेशन है। हम लोगों ने किस पे काम करना है? उसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, देखो पहली लाइन में पहली मिसकंसेप्शन आपको मिल जाएगी। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब वो ये ले रहा है कि तमाम चीज़ें सही हैं। तो आप उसको सबसे पहले ये बताओगे कि भाई साहब अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी उसने वेरीफाई की हैं उसको सामने सामने कोई गलती आपकी नज़र नहीं आई। दूसरी, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस गलत, वो सैम्पलिंग पे काम करता है। दूसरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, सिंस नो कंट्रोल डेफिशिएंसी एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। ना ये चेक करना हमारा काम है और ना ही ये चेक करना हमारा काम है। ये दोनों काम किसके हैं? मैनेजमेंट के हैं। मैं अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है कि तुम अपने पैसे सेफली हर जगह पे इन्वेस्ट कर दो, मैंने ये तमाम ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लिया? नहीं। तो आप उसको बताएंगे कि भाई साहब हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको नहीं देते। हम लोग कौन सी देते हैं?
रीजनेबल एश्योरेंस आपको दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसका पैसा डूब जाए, क्या वो हम पे कंप्लेन कर सकता है कि जनाब आपकी वजह से, आपकी पिछली रिपोर्ट की वजह से मैंने आपके कहे मुताबिक इन्वेस्टमेंट की थी, क्या अब आप मुझे इस चीज़ का खजाना पे करें, चूंकि आपकी रिपोर्ट थी तो मैंने आपके कहने के ऊपर ही ये पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, अब मेरा पैसा डूब गया है, क्या वो ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? जब हम एब्सोल्यूट देंगे तब वो कर सकता है, हम एब्सोल्यूट देते नहीं, हम उसको रीजनेबल दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है फ्रॉडलेंट कंडक्ट की और मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो ये वही बात है कि ये तमाम बातें किसने चेक करनी होती हैं? मैनेजमेंट ने चेक करनी है। तो 8 नंबर के लिए वो आपसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, आगे चलते हैं, इसका रेजोल्यूशन भी देख लेते हैं साथ साथ विद कमेंट्स, ताकि आपको मजीद इसके बारे में नॉलेज मिले। आजा भाई, अब ये देखें, उसने लेटर का फॉर्मेट यूज किया। इसका मतलब है कि वो अपने कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई साहब आपने इसको लेटर के फॉर्मेट पे लेकर आना है, टू, डेटेड और सब्जेक्ट। अब आई रिसीव्ड योर कमेंट्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट of AL and wants to clarify that the auditor, because of inherent limitations of the audit, cannot reduce the audit risk. Therefore, auditor provides a reasonable assurance. उसने बात कर दी है जो हम बात कर रहे थे। उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब, in order to provide reasonable assurance, auditor plans and performs the audit procedures based on the concept of materiality or assessment. उसकी जजमेंट होती है, तभी तो वो तमाम मेजॉरिटी को चेक नहीं कर पाता, सैम्पलिंग बेस के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर उसने सैम्पलिंग का जिक्र भी यहाँ पे कर दिया है, स्पेसिफिक सिलेक्शन का जिक्र भी यहाँ पे कर दिया है, ऑडिट प्रोसीजर्स 100% चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर रही होती, उसने वो भी बात कर दी है, कंट्रोल्स की चेक करने की जिम्मेदारियाँ वो उनकी होती हैं। फर्दर मोर रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग दे रहे होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं दे रहे होते। तो ये सारी बातें उसने सोल्यूशन में की हैं 8 नंबर के लिए। इसका मतलब यह है कि 8 नंबर के लिए टेक्निकली वो आपसे पूरा चैप्टर तकरीबन टेस्ट कर गया, राइट फ्रॉम द डेफिनेशन कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना, और टिल द एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस वाले बातें भी यहाँ पे वो चेक कर गया 8 नंबर के लिए। तो ये बड़ा मजे का सवाल है, इसको आप नोट कर लें, ये आप लोगों ने लिख के लाजमी प्रैक्टिस करना है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा साथ साथ जो आपने सवाल लाजमी सॉल्व करने विद हैंड, तो ये उनमें से एक है। दिस इज अ मस्ट डू क्वेश्चन इन राइटिंग। 8 नंबर के लिए पूरा चैप्टर आपसे टेस्ट कर रहा। इस सवाल में कोई और सवाल आपका, कोई और पॉइंट, कोई और बात जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हो? लेटर में लिखना मस्ट है। उसने आपको रिक्वायरमेंट दी है, राइट अ लेटर। अगर वो ये रिक्वायरमेंट माइनस कर दे, ना बताए, तो फिर तो आपके पास चॉइस थी कि आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो। जब वो सवाल में दे रहा है ना 8 नंबर के लिए, तो उसका मतलब उसने शायद 1 नंबर कहीं ना कहीं रखा होगा उसके फॉर्मेट के लिए भी। तो लेटर में लिखना मस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट का एहतराम करना भी हमारी जिम्मेदारियों में आता है। इस सवाल में कोई और सवाल? इस सवाल में कोई परेशानी? आगे चलते हैं। ऑटम 2019 के हमारे पास 2 सवाल हैं, एक 2A और एक क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2A देख लेते हैं 3 नंबर के लिए। असलम जो है वो एक जूनियर मेंबर है आपकी ऑडिट टीम का। ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद योर टीम मेंबर्स, असलम हैज़ इंक्वायर्ड अबाउट कि भाई हम क्यों ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हालांकि मैनेजमेंट ऑनेस्ट भी है, उनकी इंटेग्रिटी भी अच्छी खासी है, उनसे हम लोग कोई क्वेश्चनेबल डिबेट्स भी नहीं करते हैं, हमारा जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है उनके साथ, तो हम क्यों उनके ऊपर शक कर रहे हैं? आपने बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है। बीइंग द मैनेजर, अब आपने अपने जूनियर को बताना है कि स्केप्टिसिज्म क्यों ज़रूरी है। बेसिकली उसने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया 3 नंबर का, स्ट्रेट डेटा टेस्ट किया यहाँ पे। किताब में जहाँ पे आप चैप्टर नंबर 1 में अगर आप आईकेप की बुक यूज़ कर रहे हैं या CMADZ की बुक यूज़ कर रहे हैं, ऑडिट MADZ, तो स्केप्टिसिज्म
यहाँ पे होगा, देखो पेज, ये उसने स्ट्रेट डेफिनेशन और उसके साथ कि हम लोग क्यों उसको यूज़ करते हैं, ये उसने आपसे क्रैमिंग पूछी है 3 नंबर के लिए। क्रैमिंग आपने याद की हुई है, इस सवाल को आप आसानी आंसर कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया स्केप्टिसिज्म का। अच्छा, जब आप इसको आंसर कर रहे होंगे आपको लगता है कि ये बिल्कुल रट्टा तो है, चलिए मान लिया, थोड़ा बहुत हमें लिंक करने की जरूरत है। हम स्टार्ट कैसे लें कि जनाब, चूंकि हमें एक क्यूरी आई थी हमारे जूनियर की तरफ से जिसने हमें ये वाली बातें की हैं, अब मैं उसका जवाब देने के लिए जा रहा हूं और ये है रीजंस कि हम क्यों एम्फसाइज करते हैं स्केप्टिसिज्म को। तो आपने पहले शुरू में 2 से 3 लाइंस लिखनी है कि सवाल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद आपने अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लिख लें। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाकर लिखना शुरू कर दिया। नहीं, उसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है, लिंक करना बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर के लिए मेरे ख्याल से अगर आपको ये बातें आती हों इसकी, तो 3 में से 3 लेना तो काफ़ी आसान है, मुश्किल चीज़ तो नहीं है, या है? आसान है ना 3 से 3 यहाँ पे निकालना। तो इस सवाल में हमसे तकरीबन कंप्लीट आइज़ा 200 टेस्ट किया उसने, जो कि मैंने आपसे कहा कि ये मस्ट डू इन राइटिंग है। और इस सवाल में उसने जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया दैट इज स्केप्टिसिज्म का 3 नंबर के लिए। आगे चलते हैं, इसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमजद जो है वो सीईओ है और साथ ही साथ मेजर शेयर होल्डर है किसका, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। एक नई नई कंपनी बनी है और अमजद जो है वो उसका सीईओ भी और उसका मेजर शेयर होल्डर भी है। ही हैज़ ऑफर्ड योर फर्म to be the first external auditor of the company. During a meeting, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated. क्या legally mandated है? हर कंपनी पे है, हर कंपनी में। कंपनी कौन सी है यहाँ पे? प्राइवेट कंपनी। क्या उसने बताया उसका शेयर कैपिटल कितना है, कितना नहीं है? नहीं बताया। बस वो ये कहना चाह रहा है कि जनाब एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुली है और उसके मुताबिक ये लीगली मैंडेटेड है कि आपने ऑडिट लाजमी करवाना है। एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। ये क्या बात कर दी उसने? वो कहता है कि जनाब ये सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं ऑडिट करवा रहा हूं, अदरवाइज तो ये मेरे बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है। हाउएवर ही बिलीव्स दैट ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल द मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। 2 बातें की हैं, 3, और तीनों ही उसने गलत बातें की हैं। पहली बात, क्या लीगली मैंडेटेड है? डिपेंड करेगा कंपनी कौन सी है, 7 नंबर है। दूसरी बात, क्या ऑडिट बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता? क्या करता? कंपिटेंसी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। कंट्रोल वगैरह पे सजेशन देता है लेकिन उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल उसको मैनेज करना उसका। सर चौथा पॉइंट, क्या वैल्यू ऐड करता? वो तो हो गया, ये वाला भाई ने बता दिया। आप सोच लें, आपके पास बाद में आता हूँ। असिस्टिंग, ठीक है, मतलब वो वही वाला बात होगा ना, क्रेडिबिलिटी वाला। जब वो होगी तभी वो आपको बैंक से हेल्प करते हैं लोन देने में। कोई और पॉइंट, मजे का पॉइंट, कोई नया पॉइंट? कंट्रोल वाली बात भी आगे कहीं ना कहीं हो गई, कवर हो गई है। नॉन स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी के अंदर, ठीक है, 2 पॉइंट्स बता दिए आपने, लगे हाथ। एक पॉइंट और कोई अच्छा सा बता दें। वो तो पीछे से हो गई बात, एक पॉइंट अच्छा सा बता दें। वो स्टैट्यूटरी वाली बात ही होगी ना, और एक पॉइंट और बता दें, क्या बेनिफिट और देता है? अच्छा, कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देता है मगर रिकमेंडेशंस देता है कि एटलीस्ट अगली दफा के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स आप लोग कर लें। तो एक ये वाला पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑडिट के फायदे हैं। तो कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा कर रहा है? वो एडवांटेजेस का टेस्ट कर रहा है। यानी कि उसने यहां पे पहले टेस्ट किया लीगली मैंडेटरी वाला पॉइंट, फिर उसने यहां पे टेस्ट किया उसके एडवांटेज वाला पॉइंट। आगे चलते हैं।
However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company. क्या ये बात सही है? क्यों? एक ऑडिटर सारे मेजर फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाता? सैम्पलिंग पे काम करता है और एविडेंस की परसुएसिवनेस वाली बात, और फ्रॉड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, और क्या आपको लगता है कि वो 7 लिमिटेशंस भी टेस्ट कर रहा है? 7 नंबर के लिए एक्सपेक्टेशन गैप्स भी टेस्ट कर रहा है, लिमिटेशंस भी टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 7 नंबर के लिए उसने आपकी किताब का आखिरी यूनिट टेस्ट किया, जहाँ पे आपको ऊपर मिलते हैं फ़ायदे और नीचे मिलती हैं लिमिटेशंस। और आईक्यू की किताब का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 होगा गालबन। तो 7 नंबर के लिए उसने आपसे वो एक पूरा पेज टेस्ट कर लिया कि जनाब फ़ायदे भी बताओ, और एक पॉइंट दे के उसने कहा कि जनाब ऐसा क्यों नहीं होता, उसके पीछे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी लिखनी है। तो 7 नंबर के लिए मेरा ख्याल से शायद 1 नंबर यहाँ पे होगा और 3 नंबर यहाँ पे उसने टेस्ट किए होंगे। तो कम से कम 3 4 बातें तो यहाँ पे लिख कर आनी है, तभी आप 7 नंबर तक पहुँचेंगे। तो ये सवाल भी लिख लें, एक दफ़ा हाथ से गुजारिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद इसके अंदर बेहतर हो जाए। तो ऑटम 19 में उसने 10 नंबर यहाँ से टेस्ट किए इस चैप्टर में से। इससे पहले ऑटम 18 में 8 नंबर। तो इसका मतलब है कि जनाब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो है। ऑटम 20 2 सवाल हैं, 4 नंबर वाला पहले कर लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आसान सवाल हो सकता है, तो बता दें। सूटेबल क्राइटेरिया सर क्या? सब्जेक्ट मैटर, रिपोर्ट। 3 पार्टी कौन सी होती हैं? प्रैक्टिशनर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर और इंटेंडेड यूजर। आप लोगों ने मुझे बता दिया 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, रिपोर्ट, क्राइटेरिया। 5वां पॉइंट एविडेंस। तो उसने कहा कोई से 4, ये 4 पॉइंट्स लिख कर आ जाए, एक्सप्लेन भी करना है। तो कितना करें एक्सप्लेन? 4 नंबर तो है उसने पूछे, सिर्फ एक लाइन 2 लाइन काफ़ी हैं। और अगर आप इसमें वो तड़का ऐड कर देना 3 पार्टी वाला, तो वो ऑलरेडी इतना सफिशिएंट है कि वो 1 नंबर तो आपको हमारे से मिल जाएगा। तो 3 पार्टी वाला पॉइंट इसमें मस्ट ऐड कर लीजिएगा, उसमें 3 बातें आपने एक्सप्लेन करनी है, तो वो आपके मार्क्स कवर करवा देगा। ऊपर आए ऑटम 20 में आपको बना दिया गया है ऑडिट मैनेजर। मुबारक हो यार, आपको मैनेजर बना दिया उसने। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बीचवुड टेक्सटाइल लिमिटेड BTL। आप खड़े हुए हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर और आपकी टीम ने ये असेस किया है कि साहब कोई सिग्निफिकेंट रिस्क यहाँ पे है ही नहीं, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, और मैनेजमेंट भी कंट्रोल्स के साथ ठीक ठाक काम कर रही है, वो भी कंट्रोल्स को नहीं तोड़ रही है। ये आपने कब चेक कर लिए? प्लानिंग स्टेज के ऊपर। तो ऑडिट टीम की जो असेसमेंट है ये उन्होंने कैसे की है कि जनाब हम पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 सालों में हमें ऐसी कोई चीज़ सामने से नज़र नहीं आई। तो हमें लगता है कि 10 सालों में जब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो 11वें साल में अगर बेचारों ने क्या कर लेना है। कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ साफ़ है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हम जाएंगे सुकून से काम करेंगे, करके आ जाएंगे। क्या ये असेसमेंट सही है? क्या ये असेसमेंट सही है? क्या हर आदमी शरीफ आदमी होता है? क्या हर आदमी शरीफ आदमी होता है? क्या शरीफ आदमी पे भरोसा किया जा सकता? क्यों? इसने यस का, एक ने नो का। हर शरीफ आदमी शरीफ नहीं होता, भाग जाता। तो यहां पे फिर क्या बातें आप लोग कर रहे होंगे, सोचें जरा। स्केप्टिसिज्म वाली बात और जजमेंट वाली बात और एक पॉइंट और है, 2 बातें बड़ी हैं। आप खड़े हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर, तो इस सवाल को चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 3 से भी आंसर कर सकते हैं आप। याद है चैप्टर नंबर 3 में प्लानिंग की बातें करता है वो, आइजा 300 के अंदर प्लानिंग स्ट्रेटजी वाली बातें कर रहा है।
तो आप उसको बताएंगे जनाब हम खड़े हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर, प्लानिंग स्टेज के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या काम करने होते हैं, हम वो काम तो लाजमी ही करेंगे, उसके साथ हम लोग स्केप्टिसिज्म, मटीरियलिटी, जजमेंट, इनको भी साथ साथ एनालाइज कर रहे होंगे। और बेशक 10 सालों से उन्होंने कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की, मगर इस चीज़ के ऊपर कनात कर लेना कि भाई अब ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी चीज़ गलत है। तो हमें प्रॉपर यहाँ पे अपनी असेसमेंट को दोबारा से करना पड़ेगा और स्केप्टिक होके चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमें उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा बहुत आइडिया हो जाए। हाँ, तकरीबन मैं ये बात करने लगा था, आपने कर दी। तकरीबन उसने सिमिलर वो किया। ये जरा पढ़ें, जरा खुद पढ़ें। एक कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे वो उसकी डेफिनेशन दे रहा है आपको कि आप क्वेश्चनिंग माइंड के साथ आएंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप तमाम स्टेटमेंट्स को पकड़ते जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहा है। दूसरी बात, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी हर वक्त नहीं होती। मैनेजमेंट किसी भी टाइम पे कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। ये कहना गलत है कि जनाब वो बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। कंट्रोल्स उनके हाथ में है, कभी भी वो कर दें, ओवरराइड कर दें। तो ये वाली बात है ना, ये उसने उठाई चैप्टर 3 से। तकरीबन सवाल कुछ ना कुछ वहाँ से मिल रहा है। उसने बस यहाँ पे लिमिटेशंस का फैक्टर टेस्ट नहीं किया, बाकी जो ऊपर वाली बातें हैं वो उसने तकरीबन मिलती जुलती ही आपसे पूछी हुई हैं। एक चीज़ है, देखो पेपर के अंदर ना कॉन्सेप्ट सबको आता है, आपको भी वही आता है, आपको भी वही आता है, आपको भी वही, सबको वही आता है। जो चीज़ मैटर करती है ना वो आपकी लिखावट है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, अपनी ही बात को उस तक पहुंचा कैसे रहे हो। तो रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल प्लस जो हमने डिस्कस नहीं किए वो कम से कम आपने देख के और उसमें से अगर कोई मुश्किल लग रहा है उसको लिख के आए ताकि आपका हाथ साफ हो लिखने के ऊपर। अदरवाइज 35 से 45 के बीच में घूमते रहेंगे, वो हमने नहीं करना। जरा रीड करें, मुझे बताइएगा कोई सवाल पढ़ने के बाद। यहां तो उसने डेफिनेशन टेस्ट कर लिया ना स्केप्टिसिज्म की, बिल्कुल, और नीचे वो उसके फायदे बता रहा है आपको। आपने चैप्टर 3 में बात की, उसने लिखा हुआ था सवाल में कि आप खड़े हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर, और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। तो आपने उस स्टेज पे खड़े होकर बात बतानी है कि हमें प्लानिंग में क्या क्या करना चाहिए, ये क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात कंफर्म है ना स्केप्टिसिज्म वाली, वो तो आएगी आएगी। तो जो उन्होंने नहीं किया वो भी तो बतानी है। कौन सी, कहाँ लिखा हुआ? वो ये कहना चाह रहा है कि जनाब मटीरियलिटी तो कुछ ना कुछ तो लेना, वो रेवेन्यू की बेस पकड़ लें। वो कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकते हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं इसके। While discussing the procedures, many examinees wrote the procedures by considering the situation where fraud was identified, suspected। बच्चे सवाल को घुमा के चैप्टर नंबर 3 का फ्रॉड वाले पोर्शन में लाके फेंक दिया उन्होंने, और वो आंसर करते रहे आइजा 240 से, क्योंकि आपका फ्रॉड का स्टैंडर्ड है, वो वहाँ से उसको आंसर करते रहे।
मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स डिड नॉट डिस्कस द स्केप्टिसिज्म वाली बात, और क्यों मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। जो चीज़ बतानी थी वो नहीं बताई, आइजा 240 में छलांग मार के चले गए और वो फ्रॉड वाली बातें डिस्कस करते रहे। इसका मतलब है बच्चों का फोकस टोटली आउट हो गया था वहाँ से। तो ये नहीं करना, सवाल को पहले समझें कहना क्या चाह रहा है, फिर दिमाग से पूछेंगे यार ये चैप्टर कौन सा है, क्या ये सवाल सैम्पलिंग का है, क्या ये सवाल एविडेंस का है, क्या ये सवाल सब्सटेंटिव का है, क्या एक्सपर्ट का है, क्या इंटरनल का है, कहाँ का सवाल है। उसके मुताबिक उसके चैप्टर में जाके फिर उसको वहाँ से आंसर को ड्राफ्ट करना स्टार्ट करें। अभी बहुत छोटी सी बात है कि उसने प्लानिंग का वर्ड यूज़ किया और यूज़ करके वो आगे निकल गया, मगर प्लानिंग आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है। तो चैप्टर नंबर 3 का तड़का उसमें है। क्लासीफाई ये सवाल वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा बात वो यहाँ की कर रहा है। कुछ सवाल है तो गेम समझ आ रही है। हम लोगों ने अभी तक जितने सवाल देखे इसमें से ये वाला सवाल भी ट्रिकी है, इसको भी नोट कर लें। दैट हैज़ टू बी डन इन राइटिंग। यस, ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। चलिए काम करते हैं, क्या याद करेंगे। 17 के भी दो सवाल चेक कर लेते हैं, बोनस। स्प्रिंग 17 डिस्कस करें कॉन्सेप्ट स्टेवर्डशिप का, अकाउंटेबिलिटी का, फेयर प्रेजेंटेशन का। 6 नंबर का सवाल है ये। तो उसने कहा कि जनाब स्टेवर्डशिप बता दें, अकाउंटेबिलिटी बता दें, और फेयर प्रेजेंटेशन क्या होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है वो बता दें 6 नंबर के लिए। आसान, क्रैमिंग पूछ रहा, ठीक है। ऑटम 17 में आ जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम द न्यू CEO ऑफ RL हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ओए होए, उसने कहा जनाब एब्सोल्यूट देनी है वरना हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। ड्राफ्ट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजंस व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद लिमिटेशंस। अच्छा, कितनी मांग रहा है, मार्क्स कितने हैं? 1 नंबर कहां से है? ड्राफ्ट। ऊपर कोई लेटर शेटर है? उसने लेटर भेजा है, तो लेटर का रिप्लाई तकरीबन एक लेटर वाला फॉर्मेट बना के आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपने इसमें से अब जो सवाल ऊपर इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। ये आसान है, ये लिमिटेशंस वाली बात कर गया, दैट इज रटा। डिफरेंट एश्योरेंस मांग रहा है, ये भी आसान है। तो जो सवाल लिखने वाले हैं एक दफ़ा दोबारा से नोट कर लें। इतने पोर्शन में से ऑटम 18 का सवाल, ऑटम 18 वाला सवाल लाजमी करना है। उसके बाद ऑटम 19 और ऑटम 20, ये 3 सवाल है। ऑटम 18, ऑटम 19, ऑटम 20। तो इसमें से आपके सामने ही है, उसने मैक्सिमम रट्टा ही पूछा हुआ है, और जहां उसका दिल किया उसने सिनेरियो बना के पूछा, फिर भी रट्टा ही है मगर घुमा के। इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने रट्टा टेस्ट नहीं किया। आगे चलते हैं जनाब, आपका फेवरेट एरिया कंपनीज एक्ट का एरिया। हमारा पैटर्न वही है, देखते हैं कि 18 से ऑनवर्ड्स कितने सवाल हमें मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है। शुरू करें या सांस लेनी है? शुरू करते हैं। लें जनाब, स्प्रिंग 18 रिक्वायरमेंट है कि आपने बताना है कि जनाब इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट क्या ऊपर क्या बात हो रही है, क्या ये पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले सवाल आप लोग खुद पढ़ें, करें रीड, 2 मिनट लें उसको रीड करें।
अभी बात करते हैं, पहले सवाल तो रीड करें। कर लिया? चले, मुझे बताइए ऑडिट किस साल का होने जा रहा है? 31 दिसंबर 2018 का। ठीक है। फर्म का नाम क्या है? ये फर्म है? अच्छा, फर्म को अप्रोच कब किया? 5 मार्च को। और अप्रोच करके कहा कि जनाब ताहिर लिमिटेड का ऑडिट कर दें। यानी कि अप्रोच करने से मुराद है कि उनकी कंसेंट हासिल करने के लिए ये लोग गए होंगे कि अगर आप लोग फ्री हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आएँ और हमारा आके ऑडिट कर दें। कई कंपनी का पहला ऑडिट है? कहीं बताया? नहीं बताया। इसका मतलब है कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिट हो रहा होगा। ठीक है, नहीं, अगर आप फर्म चेंज कर रहे हो तो जो नई फर्म आ रही है उसको भी तो आप ऑफर ही करोगे ना कि आपके पास आने का टाइम है, उसके लिए फर्स्ट होगा। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का तो फर्स्ट नहीं है। अच्छा, टीएल जो है, यानी कि जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आप लिख लेते हैं, ये है टीएल। वो सब्सिडरी है किसकी? एक बैंक की सब्सिडरी है, क्रिप्टो बैंक। ये आपकी होल्डिंग हो गई, ये आपकी सब्सिडरी हो गई। अच्छा, साथ वो कह रहा है कि क्रिप्टो का ऑडिट कोई और कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास असाइनमेंट किसकी है? टीएल की। ऊपर की 2.5 लाइनें समझ आ गई? अच्छा, एचएसबी का एक पार्टनर जिसका नाम एच से स्टार्ट होता है, उसका नाम है हातिम। वो सीबीएल से कुछ फैसिलिटीज लेके बैठा हुआ है, और वो है क्रेडिट कार्ड की, जिसका बैलेंस है एज ऑन 28 फेब 28 फेब पे इसका बैलेंस था 1.1 मिलियन। अप्रोच कब किया जा रहा है फर्म को, सॉरी कंपनी को? 5 मार्च। हातिम ये कहता है कि जनाब मैं अपने ड्यूज क्लियर कर दूंगा 30 जुलाई 2018 तक, यानी कि मुझे भी कुछ टाइम दो, मैं 30 जुलाई तक ये तमाम ड्यूज अपने क्लियर वगैरह कर दूंगा, जो कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से बहुत पहले की डेट है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑडिट कमेंस किया जाएगा 1 नवंबर 2018 से। आपको एक 5 मार्च की डेट दी गई है, आपको 31 दिसंबर की डेट दी गई है, आपको 28 फरवरी की डेट दी गई है, आपको 30 जुलाई की डेट दी गई है, आपको 1 नवंबर 18 की डेट दी गई है। आगे हमने घुमा दिया बच्चों को डेट्स के अंदर ही। मुझे बताइए 5 मार्च को तो हमें पता है कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, ये तो कहानी ख़त्म हो गई 5 मार्च वाली। 31 को ऑडिट करना है, ये भी कहानी ख़त्म हो गई है। 30 तक वो क्लियर कर देगा, ठीक है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 28 फेब पे, वो कितना है? 1.1 मिलियन। ऑडिट ने कमेंस होना है 1 नवंबर 18 को। क्या 1 नवंबर 18 हमारे लिए कोई एक्सेप्टेबल डेट है या नहीं है? क्या हमने इस डेट का कुछ करना है? क्यों नहीं करना? एक ऑडिटर अपॉइंट कब होता है? कौन सी मीटिंग पे? एजीएम पे होता है। यानी कि हमने उसकी डिस्क्वालिफिकेशन देखनी है किस डेट के ऊपर? एजीएम की डेट के ऊपर देखनी है। कमेंस कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, टीम कब जा रही है, कब नहीं जा रही, हमें इससे कोई सरोकार। और बच्चे इसी लाइन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। उनके जहन में होता है कि जनाब जब कमेंस हो रहा है ना, तब देखेंगे कि कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा है, कितना बैलेंस स्टैंड नहीं कर रहा है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मैं 30 तक क्लियर कर दूंगा, उसकी नीयत है, अच्छी नीयत है। क्या हमें उसकी नीयत का कुछ करना है? नहीं, जब तक वो खत्म नहीं कर देगा अपना बैलेंस, हमने उसको छोड़ना
नहीं है। क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, क्या इंडेप्टेड काउंट होगा या नहीं होगा? 1.1 मिलियन है, 1 मिलियन से ऊपर जाएगा तो इंडेप्टेड काउंट। अच्छा, अगर मैं यहां से ये वर्ड निकाल दूं, आप बताएं, आप बताएं, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऑर्डिनरी कोर्स में कब बात आ जाएगी? उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1.1 मिलियन के साथ भाई साहब क्या हो गए हैं? डिस्क्वालीफाई होंगे। वो चीखे चिल्लाएं, जनाब मैं क्लियर कर दूंगा, आपने उसकी बात पर यकीन नहीं करना। क्या नॉर्मल है एजीएम पे पॉइंट होगा? देखो ना, 31 को ईयर एंड हो रहा है, बैकवर्ड पे जाओ, एजीएम कब हो रही होगी? तो थोड़ी बहुत वर्किंग खुद भी करनी है। सर आपको ये ऑर्डिनरी प्रोसेस बिजनेस में लगता है? क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है कि मैं तभी कह, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से तब अलाउ है, तब बेशक लोन 1.1 छोड़ के 2.1 क्यों ना हो, अलाउ है। चूंकि क्रेडिट कार्ड है और लिमिट एक्सीड कर चुकी है तो 1.1 की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल का जवाब दें। शुरू में 0.9 मिलियन था, ऑडिट कमेंस हो गया, सब कुछ हो गया, शुरू में क्वालिफाई था, कुछ टाइम गुजरा, उसने मजीद लोन पकड़ लिया, अब जाके वो 1.1 पे पहुंच गया, बीच ऑडिट से डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। तो उसकी जगह पे फिर नया आएगा, वो नया कौन लाएगा? SSCP लेकर आएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बात समझ आ गई? 4 नंबर के लिए पहले आप बताएंगे प्रोविजन, और उसके बाद उस प्रोविजन को लिंक कर देंगे सिनेरियो के साथ, और फिर कंक्लूजन में देंगे कि क्या वो पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग 19 चूंकि एजीएम के ऊपर उसका बैलेंस क्रॉस कर चुका हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई है। स्प्रिंग 19 कब कब कमीशन लेकर आता है ऑडिटर को टू फिल द कैजुअल वैकेंसी? कब कब? SSCP कब कब आता है? जब पहला टाइम पे ना हो, सब्सिक्वेंट टाइम पे ना हो, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में जो अपॉइंट किया हुआ है वो अनविलिंग हो, और अभी जो हमने एक बात की है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सही था, ड्यूरिंग ऑडिट डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब SSCP लेकर आएगी। ऑर्डर में 3 पे आ जाते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट, अब ये 2 सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इफ बोर्ड डिसाइड्स टू रिकमेंड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। बोर्ड चाहता है कि जो करंट ऑडिटर है वही रहे, बताए क्या करे बोर्ड? अच्छा, रिकमेंडेशन मेंबर्स को भेज दें, और सबसे पहले तो उससे पूछोगे भाई तुम आना चाहते हो या नहीं आना चाहते? आपने अपने दिल में सोच लिया कि भाई मैं इसी को लेकर आऊँगा, वो तैयार नहीं हो रहा, तो पहले उसकी कंसेंट लो। अगर वो मानता है तो फिर अपने मेंबर्स को बता दो कि जनाब हमारी ख्वाहिश ये है, अगर आप कोई नाम प्रपोज करने वाले हैं तो आप एजीएम से 7 दिन पहले प्रपोज कर दें, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। और वही बात वो पार्ट बी में कर रहा है। उसी बोर्ड में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं, जावेद एक शेयर होल्डर है जो कि चाहता है कि जनाब डिफरेंट वाला बंदा है, तो जावेद के लिए सबसे पहली शर्त क्या होगी? 10% हो। अच्छा, अगर इसके पास 8% हो, किसी और के साथ मिला के वो 10 पूरे कर सकता है, उसको क्या करना होगा? 10% की शेयर होल्डिंग होगी, अब कॉन्सेंट ले। अच्छा, और 7 डेज कंपनी को वो भेज दे, नोटिस भेज दे। उसके बाद जिम्मेदारी किस पे आएगी? कंपनी पे। कंपनी ने पहले डालना है वेबसाइट के ऊपर, और कंपनी ने रिटायरिंग वाले को भेज देना है। फिर रिटायरिंग वाला रिप्रेजेंटेशन देगा जो कि 2 दिन पहले तक आ जानी चाहिए, और वो एजीएम में आवाज़ बुलंद पढ़ के सुनाई जाएगी। और एक पॉइंट और, रजिस्ट्रार को बता देना आपने विद इन 14 डेज। अपॉइंटमेंट के टाइम पे ऊपर भी, रिमूवल के टाइम के ऊपर भी, कैजुअल वैकेंसी के ऊपर भी, उसको लाजमी विद इन 14 डेज आपने बता देना।
स्प्रिंग 20 को रेंट पे आते हैं। पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ख़त्म करते हैं। ऑर्डर 20 कॉस्ट ऑडिट 4 नंबर के लिए पूछ लिया, किताब में है, कहाँ लिखा हुआ? अक्सर बच्चे उसको छोड़ जाते हैं, याद नहीं करके जाते हैं, और आईकब ने पूछ लिया हुआ 4 नंबर के लिए। अच्छा, कौन कर सकता है? सीए भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता है। अच्छा, 4 नंबर थोड़े से ओवर वैल्यू लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। देखें किताब में कितनी बातें लिखी हुई हैं। 4 नंबर मुझे ऐसे ही फील आती है सवाल को देख के कि जनाब थोड़े से मार्क्स ज़्यादा हैं, ये 3 नंबर तक सही था। तो जितनी बातें किताब में हैं, आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, डजेंट मैटर, जितनी बातें लिखी हुई हैं आपको सारी की सारी रिप्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उसमें फिर आप कोई ब्रेक नहीं लगा सकते, आपको सारी बातें करनी पड़ेंगी। ठीक है। सलमान जो है, वापस आ जाए, सलमान जो है वो शेयर होल्डर है पीएल के अंदर, और वो चाहता है कि हाय हाय कोई नया बंदा आए एग्जिस्टिंग की जगह पे 5 नंबर के लिए वही प्रोसेस उसने आपसे दोबारा पूछ लिया। तो ये तो मेरा ख्याल से दोबारा करने की जरूरत हमें नहीं है। ऑर्डर में किस हारिसन कंपनी को अपॉइंट किया गया है कि वो आके ऑडिट करें, किसका? सीपीएल का। ईयर एंड कौन सा? 31/12/21। अच्छा, हारिस अकलौता पार्टनर है और बेचारा 5 तारीख को वफात पा गया। क्या किया जाएगा अब? ये कैजुअल वैकेंसी आ गई है, कौन फिल करेगा? कब फिल करेंगे? ना करें फिर बात 3 नंबर के लिए सारी बातें कर देंगे। हाँ, तो खत्म हो गई ना बात। जब वो ओनली पार्टनर है तो फर्म गायब हो गई, उसके फॉल होने के बाद खत्म हो गई, ऑफिस खाली हो गया, उसको फुलफिल भी तो करना। तो मार्केट से बंदा लेकर आएंगे ना। कैजुअल वैकेंसी आई है, डेथ हो गया है सर। अच्छा जी, फिर एक सवाल ऐसा है कि उसने आपको कहा है कि मेरे साथ एक गेम खेलो। उसने कहा ऊपर 3 फर्म्स हैं, 3 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है वेल्दी बैंक ऑडिट करने के लिए। बताएं कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। सोचें, देखें और सोचें। तीनों को बारी बारी करेंगे, चेन बनाना, तो तकरीबन 2 नंबर हर एक को डिस्कस करने के होंगे। या आप समझ लें कि 1.5 फॉर डिस्कशन होगा और 0.5 फॉर योर कंक्लूजन होगा कि इधर कैन बी और कैन नॉट बी अपॉइंटेड। देखें ज़रा, सोचें। अभी तो सोचें, अपने तक महदूद रखें। डिसीजन मेकिंग का सवाल है ये। यू हैव टू एनालाइज कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता।
शुरू करें? यस सर। पढ़ लिया? यस सर। अच्छा, कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है या ये बैंक है? बैंक है। बैंक है। बैंक के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें थी? क्या थी? क्रेडिट कार्ड वाली एक स्पेसिफिक बात है और लोन वाली बात। अच्छा जी, WBL is considering to appoint external auditor for the year ending जून 2020। जून 2020 के लिए अगर उनको बंदा चाहिए तो अपॉइंटमेंट किस टाइम पे हो रही होगी? कोई डेट बता सकते हैं? कोई करीब करीब, ठीक है। WBL has shortlisted the following 3 audit firms, राव, हातिम और राशिद। पहले राव को देख लेते हैं। राव के केस में क्या है? फर्म हैज रिसेंटली एडमिटेड आवर न्यू पार्टनर हु वर्कड एज अ CFO टिल जून 2017। कहाँ पे? नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड में, जो कि सब्सिडरी है किसकी? यानी कि इसने इसकी सब्सिडरी में काम किया है। अच्छा, कब किया है? क्या 3 साल हो गए? हो गए? मैंने इसलिए पहला सवाल किया था। खुद ही बता के खुद ही कहते हो गए। सिंपल से लगा लो साहब, जून 17 से जून 18, जून 19, जून 20, अगर सिंपल हिसाब ही लगाना हो तो, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि NL का ऑडिट तो ये बंदा नहीं कर सकता। तो जब यहां पे वो भाई डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उसकी होल्डिंग के अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई है। तो ये जो राव है, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर तो, राव तो गए हो। हातिम पे आते हैं जनाब। हातिम का क्या केस है? वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 million। The firm has informed that the partner would not be able to repay the loan till 2021। क्या करें? लोन लिया हुआ है। कौन कह रहे हैं हो सकता है? हाथ खड़े कीजिएगा जो कह रहे हैं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कह रहे नहीं हो सकता तो हाथे खड़ा कर दो भाई। अच्छा, हो सकता है। मैं कहता हूं कि जनाब उसने लोन नहीं लिया हुआ, उसने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 million की अमाउंट को क्रॉस कर गया। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये जो लोन लिया हुआ है, लेट्स सपोज ये कंपनी बैंक नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे लोन लेके बैठे हों तो ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर हो जाएगा, तो वहां पे फिर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस केस में मुझे ये तो यहां तक अभी तक वैलिड लग रहा है इन 3 में से। तीसरा भी देख लेते हैं। राशिद वन ऑफ द पार्टनर्स हैव सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर, और उसने रेंट की हुई है 5 प्रॉपर्टीज। किसको? उसी बैंक को, फॉर इट्स ब्रांच ऑपरेशंस। हाँ जी, कहां लिखा हुआ कि ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स है? क्या कहां लिखा हुआ है कि ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स है? बैंक है, बैंक की ब्रांचेस नहीं होती तो कहां लिखा हुआ बिजनेस हो रहा? कहां लिखा हुआ? रेंट पे की हुई है ना, तो ये बिजनेस। एक सेकंड, क्या ये बिजनेस हो रहा है? क्या ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है या ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स हो रहा है? आप दोनों बातें लिख कर आएंगे क्योंकि सवाल खुद क्लियर नहीं है। अगर तो ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है फिर अलाउ है, और अगर ये नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रहा फिर डिस्क्वालीफाई है। सो व्हाट, सो व्हाट, उसकी कई प्रॉपर्टी है तो बैंक को भी दे दी है, तो दे दी है ना। तो अगर तो ये नॉर्मल कोर्स में दी है तब ओके है। मैं कहता हूं जनाब ये जो बैंक ने 5 प्रॉपर्टियां ली हैं ये बैंक के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए। अब ये चला जाएगा आउटसाइड नॉर्मल कोर्स में। सवाल खुद खामोश है, तो आपको दोनों बातें अज्यूम करके लिखनी पड़ेंगी। अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स में है तब तो ओके है,
और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो सकता। तो एक स्ट्रेट डिस्क्वालीफाई हो रहा है, एक स्ट्रेट क्वालिफाई हो रहा है, और एक पे आपने दोनों बातें करके आनी है, सियासी जवाब देकर आना है यहाँ पे। डन। चलें अब आपसे एक रैंडमली बताएं कौन सी अटेम्प्ट का कौन सा सवाल डिस्कस करना चाहिए ऊपर से। चलें बोनस करते हैं, रैंडम बताना है, बगैर देखे बताना, रैंडम। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, खान लिमिटेड और पढ़े पार्ट है। अफसोस आपने पार्ट ए तकरीबन वही वाला चूज कर लिया जो कि हम तकरीबन पहले कर चुके हैं। चले खैर पढ़ लें फिर भी। हो गया? यस सर। चले कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? बैंक है? बैंक है। अच्छा, फर्म का नाम क्या है? खान एंड कंपनी। पार्टनर का नाम क्या है? शाहिद। शाहिद ने 2 काम किए में, एक उसने लोन लिया हुआ है 4.5 लाख रुपए का, और साथ वो फर्म में क्रेडिट कार्ड भी होल्ड करता है बैंक में, और बैंक का बैलेंस है 1 लाख का। तो क्या करें? वैलिड है, कोई मसला उसको नहीं है, दोनों पॉइंट्स में नहीं है। बस अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 मिलियन से क्रॉस कर जाती तो फिर वो डिस्क्वालीफाई था, अदरवाइज कोई मसला इसमें नहीं है। पार्ट बी पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। शुरू करें? फर्म का नाम क्या है? पार्टनर का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, AFL ने जाना है और जाके SL का ऑडिट करना है। ठीक है, अब साइमा, द वाइफ ऑफ आबिद, ओन्ड 11% शेयर्स इन SL। पार्टनर की बीवी के 11% शेयर हैं कहाँ पे? क्या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट पार्टनर को ये बात बतानी पड़ेगी कि उसकी स्पाउस के पास उसी कंपनी के शेयर्स हैं जहाँ पे वो ऑडिट करने जा रहे हैं? शी ऑल्सो वर्क्स एज SL's जनरल मैनेजर मार्केटिंग। क्या कोई ऐसी प्रोविजन है लॉ में? नहीं, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए इररेलेवेंट है। साइमा ने क्या किया? साइमा ने कहा चूंकि मेरा खावंद उसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए जा रहा है, तो उसने जज्बाती होकर शेयर्स बेच दिए। किसको बेचे हैं? आबिद के फादर को बेचे हैं। कब बेचे हैं? यानी कि उसने उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर शेयर्स अपने आप से डिस्पोज ऑफ कर दिए, मगर वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट में रही। 2 बातें हो गई हैं। शेयर्स डिस्पोज किए, किसको किए? तो फादर को करना तो कोई मसला है? नहीं। क्या वहां पे अगर वो एम्प्लॉयमेंट कर रही है, GM मार्केटिंग है, तो क्या कोई मसला है? कोई मसला वहां पे नहीं है।
तो वैलिड है। अब आए ज़रा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोड ऑफ एथिक्स। मुझे बताइए, अगर उसका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, क्या कोड ऑफ एथिक्स को कोई एतराज़ होगा? थ्रेट आ जाएगा। हाँ, ये पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये है कि ICAP के सवाल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अगर तो सवाल में वो आपसे कह रहा है कि मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर रहते हुए बताएं, तो कोड ऑफ एथिक्स आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और अगर वो कह रहा है कोड से आंसर करें, तो कंपनीज एक्ट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट को रेलेवेंट से आंसर करना, एप्पल टू एप्पल चलना। ठीक है, ठीक है जी, बताइए। वापस चलते हैं। हम लोगों ने ये वाला कर लिया, पिक एंड चूज करा। आपने पहले बताया था, पहले किसने बताया था? ये क्वेश्चन नंबर 6 किसने कहा था? अब आपने नहीं बताना। नहीं, वो भाई ने बताया था। सर, मरून जैकेट क्या 4? ऑटम, क्वेश्चन 4। अच्छा, चूज करने की वजह, मतलब क्यों चूज किया ये सवाल? क्यों चूज किया? देख के चूज किया? हाँ, फिर अच्छा लगा, मज़ा आया था। चल देख लेते हैं। भाई की फरमाइश पे सवाल नंबर 4 देख लेते हैं जनाब। भाई ने कहा 2 पार्ट्स हैं, ऑटम 12 का सवाल है। पढ़े पार्ट है, पढ़े पार्ट है, पढ़े। पढ़ लिया? 2 लाइनें लिखी हुई हैं। अच्छा, फर्म का नाम क्या है? नहीं बताया हुआ। कंपनी का नाम क्या है? जिसका ऑडिट करने के लिए जाना है, जिसका ऑडिट करने के लिए जाना है, पहले फैसला कर लें कि वो ML है या वो KL है। पक्की बात है? जिसका ऑडिट करने के लिए जाना है वो कौन है? वो KL है। अच्छा, पार्टनर का नाम क्या है? जमान। कहते हैं कि जमान के 5000 शेयर्स हैं, कहाँ पर हैं? ML में। यानी कि एक और कंपनी ML, इसके अंदर इसके 5000 शेयर्स हैं। उसने ऑर्डर करने के लिए जाना है KL का। ये दोनों आपस में कौन है? DKL की। यानी कि इसके ऊपर भी एक कंपनी है DKL, और DKL की ये भी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन हुई? एसोसिएट्स हुई। क्या ML का ऑडिट कर सकता? क्या ML का ऑडिट कर सकता? अगर डिस्पोज ऑफ कर दे तो कर सकता है। तो यानी कि आप यहाँ पे पहले बताएंगे कि ML का ऑडिट करने के लिए उसको शेयर्स अपने पहले डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, तब जाके वो कर सकता है। अदरवाइज वो वहां से, तो वो वहां से डिस्क्वालीफाइड। डन। पार्ट बी पढ़ लें। और पार्ट बी में एक वो भी है, न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ वर्किंग भी है, वो भी साथ कीजिएगा जरा। पढ़े पार्ट बी।
पढ़ लिया, करें इसको अटेम्प्ट। कंपनी का नाम क्या है जिसका हमने ऑडिट करना है? पक्की बात है, दोबारा देख लें। फर्म का नाम क्या है? ये हो गई आपकी कंपनी, ये होगी आपकी फर्म। वो कह रहा है कि कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल है कितना? 990, जिसमें से ऑर्डिनरी कितना है, यानी कि 990 के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक 130, बाकी कितना बचा? कितना बचा? फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर एंड बिलाल इज अ डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। एक और कंपनी है LMN, और यहाँ पे बनाते हैं, ये पार्टनर है, इसकी वाइफ यहाँ पे कौन है? डायरेक्टर है, और साथ साथ वो 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रखती है IJK में। ये जो वाइफ है उसके शेयर्स हैं या कंपनी के शेयर्स हैं? ये बताएं, सोच के जवाब दें। क्या ये 50 मिलियन नॉन वोटिंग और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि IJK में होल्ड हो रहे हैं, ये फरियाल के हैं या LMN के हैं? पक्की बात है। सोचें, यहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है जिसकी वजह से ये सवाल आइदर वे पे आप आंसर कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर नहीं बताया। लाइन दोबारा पढ़ें। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल कंपनी इज अ डायरेक्टर, कॉमा इज अ डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड विच होल्ड। अब कॉमा खत्म कहाँ पे हो रहा है? कॉमा खत्म कहाँ पे हो रहा है? हो गया। फरियाल कौन है? नहीं, वहां पे कौन है? अब ये जो विच है, ये कौन सा विच है? ये फरियाल के साथ आ रहा है या LMN के साथ आ रहा है? अज्यूम करते हैं कि ये LMN के साथ आ रहा है। अच्छा, विच होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इनका कुछ करना? नॉन वोटिंग का कुछ करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर? नहीं करते। हम करते हैं किसका? 2 मिलियन का। वो कौन से हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। 130 मिलियन का कैपिटल था और हर शेयर कितने का है? तो कितने हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स ऊपर? कितने हो गए? 13। 13 में से 2 किसके पास है? जरा निकालें परसेंटेज क्या आती है। रफली 15.4 कर लें। 15.4 एसोसिएट बन रही है? नहीं बन रही। कितने परसेंट होते तो एसोसिएट बनता? 20% होते। यानी कि अगर वो एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाए तो यहां पे कुछ इफेक्ट आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना, वो एसोसिएट ही नहीं है उसकी, क्योंकि 20 से कम है। अब सवाल दोबारा पढ़ें, ये वर्किंग को ज़हन में रख के बताइएगा क्वालिफाई है या नहीं है। मैंने कहा सवाल दोबारा पढ़ लें। जालिम आदमी, जाग जा, पढ़ें दोबारा। इसने आपसे करवाई है एसोसिएट की वर्किंग न्यूमेरिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी शेयर्स। 130 है ना? 130 का क्या है? शेयर कैपिटल है। 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए पहले? 13 मिलियन। 13 में से 2 मिलियन कौन होल्ड कर रही है? LMN। ठीक है ना? अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस विच से मुराद है LMN, तो 2 मिलियन
डिवाइडेड बाय 13 मिलियन 15.4 तकरीबन 20 से कम है, तो ये एसोसिएट ना हुई। जब ये एसोसिएट नहीं है तो अगर आप LMN में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो इसका क्या कोई इफेक्ट IJK में जाएगा? तो आप LMN में क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं है, IJK उससे बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। फरियाल ऑल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड। अब तो कोई मसला है ही नहीं, तो वैसे फारिग हो गई कंपनी। इसका मतलब ये है कि ऊपर की लाइन पढ़ के आप क्वालिफाई हो रहे हैं, ऊपर की लाइन पढ़ के आप क्वालिफाई हो रहे हैं, पक्की बात है? क्या ये पक्की बात है? फरियाल आल्सो से रेफरेंस लेके ये बनाएंगे फरियाल ये IJK में शेयर, तो उसमें ऐड कर दें 10,000, फिर आप 2 मिलियन में वो 10,000 ऐड कर दें और फिर लें परसेंटेज क्या आती है, लें ज़रा, वही आएगी। नहीं, वो तब शायद एग्जैक्ट आएगी 15.4, कहना ज़रा। कहना ज़रा। आई गेस कि फिर एग्जैक्ट आती है 15.4। कर दो। दो मिलियन में 10,000 ऐड करके उसको 13 मिलियन में डिवाइड करना है आप लोगों ने। 16 नहीं 15.46 पूरा था ना, 0.4 टेस्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपस में एसोसिएट नहीं है तो क्या अब फरियाल बीबी को वो 10,000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे? बेचे वो? क्यों? क्योंकि ऊपर वो क्वालिफाई हो गया, एसोसिएट आपस में नहीं बने। डन? करना एक सवाल और, पक्की बात है? पक्की बात है? फिर घर से करके आना। चले नोट करने सवाल जो आपने करके आना है। अल्लाह करे आप लोग उस हालत में हों कि आप कर सकें। नोट कर लें एटलीस्ट। स्प्रिंग 12 क्वेश्चन नंबर 3, ये नोट कर लें प्लीज। स्प्रिंग 12 का क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7, 2 हो गए। और अगर मजीद मूड बने, अगर दिल कर रहा हो कि नहीं यार मुझे तो मज़ा आ रहा है सवाल करने में, तो ये जो शुरू के 2 सवाल है ना, एक ये वाला यानी कि स्प्रिंग 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और ऑटम 11 का क्वेश्चन नंबर 4, ये कर लीजिएगा। रिलेटिवली आसान है, मगर इसका बेनिफिट क्या है कि एक सवाल में 5 पार्ट्स हैं, तो वह आपकी प्रैक्टिस 10 सवालों की हो जाएगी उससे। ठीक हो गया? हाँ जी, डन। अल्लाह दे वाले।